हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम। टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। पार्ट 1 जो स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है, पार्ट 1 आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 1 पार्ट पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आप लोग पार्ट 2 पार्ट में आइए। सो आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है इस बार का नया सिलेबस वाइज नया जो सीबीएसई बोर्ड वालों ने यहाँ पे तय किया है कि टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे। सो इसीलिए हम लोगों ने क्या सभी चैप्टर्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी सॉल्व करेंगे एंड अलॉन्ग विद कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड, फुल वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को फुल नॉलेज गेन करें। वन मोर थिंग आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर में से सभी पार्ट में से यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, सो इसलिए इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सो हम लोग फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म इज शोन। यहाँ पे दिया गया है, लोकेट द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, एंगल ऑफ डेविएशन रेस्पेक्टिवली, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है। तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट हुआ है, ये वाला लाइट इंसिडेंट हुआ है PQ प्रिज्म पे। एंगल ऑफ प्रिज्म आप लोगों को याद रखना है कि जो एंगल यहाँ पे होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी दिस वन, एंगल ऑफ प्रिज्म 1, नंबर 1 जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। और एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, सपोज एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से गया और इस साइड में डेविएट होके इस साइड में इमर्जेंट हुआ, तो इसको अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मीट करवाएंगे तो दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है 9 नंबर। सो 1 and 9 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो C जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रिज्म इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। यस, प्रिज्म जो है एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जनरली ग्लास का बना होता है। प्रिज्म के अंदर हम लोग वाटर दे सकते हैं, ऑयल दे सकते हैं, केरोसिन दे सकते हैं, डिफरेंट मीडियम दे सकते हैं। ओके, पर जनरली जो है प्रिज्म ग्लास का बना होता है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेक्टेंगुलर एंड 3 ट्राइंगुलर फेस। ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जनरली हम लोग प्रिज्म को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये एक ट्राइंगल है, बट एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग। हम लोग प्रिज्म को 2 डायमेंशन फिगर में ड्रॉ करने से नहीं होगा, 3 डायमेंशनली हम लोग को ड्रॉ करना है। तो ये जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे 3D एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राइंगुलर फेस जो है 2 है और रेक्टेंगुलर फेस 3 रेक्टेंगुलर फेस है यहाँ पे, करेक्ट। सो यहाँ पे बोला है कि 2 रेक्टेंगुलर फेस, सो ऑप्शन विल बी फॉल्स। यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर फेस है और 2 ट्राइंगुलर फेस है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोग को। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ गिवन फिगर ए रे ऑफ लाइट AB is incident normally on one face PQ of an equilateral glass prism. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिटिल बिट आउट ऑफ सिलेबस आया है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में ही है। सो इसके लिए ये थोड़ा डिफरेंट वे में हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग इस राइट साइड में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये है हम लोग का प्रिज्म। ओके फाइन, ये है हम लोग का प्रिज्म और सपोज एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से नॉर्मली यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो
तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो बी 0, हम लोग को पता है। फाइन, तो अगर ये लाइट यहाँ पे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा विदाउट रिफ्रैक्शन, तो स्ट्रेट जाने के बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि ये इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो है ये हो जाएगा नॉर्मल। ओके, और यहाँ पे दिया है ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री, ऑल आर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो है यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन R1 और यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल R2, R1 तो यहाँ पे कितना है, R1 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ पे 60 डिग्री, R1 है 0, तो R2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस रिलेशन से हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 60 डिग्री। ओके, ये टाइप एक्चुअली यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बार के लिए, क्लास 10 वालों के लिए। सो सिंपल आप लोग को ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है ताकि आप लोग इसको इजीली कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्रिज्म ABC विद बेस BC placed in different orientation. Okay, a narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure. In which of the following case, यहाँ पे आ गया, after dispersion the third color from the top corresponding on the color of the sky. क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरीके से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन को समझना। ओके, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्या बोला है कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में कुछ प्रिज्म दिया हुआ है। द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरस्पॉन्डिंग टू कलर ऑफ द स्काई। तो कलर ऑफ द स्काई क्या होता है, कलर ऑफ द स्काई ब्लू कलर होता है, हम लोग को पता है। सो क्या होता है, अगर हम लोग ब्लू कलर यहाँ पे देखिए, कलर फ्रॉम टॉप, तो जनरली इस डायरेक्शन में अगर हम लोग वाइट लाइट पास करेंगे तो यहाँ पे 7 कलर आ जाएगा और यहाँ पे V से लेकर R तक होगा, यानी कि VG और VIB, हाँ, GYOR, इसको थोड़ा, इट विल बी VIB GYOR, यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो कलर, थर्ड कलर फ्रॉम टॉप कौन सा आ जाता है, थर्ड कलर फ्रॉम टॉप आ जाता है येलो, और एंड यहाँ पे बोला है कॉरस्पॉन्डिंग टू कलर ऑफ द स्काई, और ये क्या होगा, कलर ऑफ द स्काई हो जाएगा। यानी कि कलर ऑफ द स्काई क्या होता है, हम लोग को पता है, इट इज़ ब्लू। तो दैट मीन्स हम लोग को इस तरीके से प्रिज्म को ओरिएंट करना है ताकि ब्लू कलर आ जाए ऊपर से। तो ये पॉसिबल तब होगा जब इस तरीके से उल्टा करके हम लोग इसको ऐसे देंगे, तो ये होके ऐसा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा VIB GYOR, लास्ट में R। तो थर्ड कलर कौन सा आ गया, इट इज़ ब्लू। सो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ ऑप्शन P। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट कलर नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Splitting of white light into 7 color on passing through glass prism is due to what? Very simple. आपको फेनोमेना या जानना है, फेनोमेना को याद रखना है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द कलर ऑफ वाइट लाइट डेविएटेड थ्रू लार्ज एंगल बाय प्रिज्म। कौन सा कलर लार्ज एंगल में डेविएट होता है, तो सपोज़ अगर हम लोग एक प्रिज्म पकड़ लेते हैं तो इस डायरेक्शन से कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे लास्ट में होता है V और यहाँ पे होता है रेड। सो वायलेट जो है जनरली इस डायरेक्शन में अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को यहाँ पे लाएंगे तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल। तो सबसे ज़्यादा डेविएटेड एंगल कौन सा है, इट इज़ वायलेट। जो सबसे नीचे होगा यही होगा आंसर। सो वायलेट हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यस इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपागेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट इन एयर। एयर में जब होगा तब वाइट लाइट जब मूव करेगा तो ये वाइट लाइट ही रहेगा, एंड वाइट लाइट में जो 7 कलर है, 7 कलर, सातों कलर एक साथ सेम स्पीड में ट्रेवल करेगा, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट मीडियम नहीं आ रहा है। ओके, इट इज़ क्लियर आई थिंक। सो द ऑप्शन विल बी, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी। देखिए, ऑल कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव्स विथ सेम स्पीड, जो है सेम स्पीड से मूव कर रहा है, ये तभी होगा जब ये एक ही मीडियम में रहेगा। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए थिन वर्ल्ड होलो ग्लास प्रिज्म होलो है, ओके, द कलर ऑफ इमर्जेंट लाइट विल बी, यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया है, ओके। सो जो प्रिज्म यहाँ पे बोला है, प्रिज्म होलो है, यानी कि क्या, यानी कि इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, यानी कि एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम में व्हाइट लाइट रहता है। सो वेरी सिंपल आंसर विल बी व्हाइट लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिकॉम्बाइन द स्पेक्ट्रम टू ऑब्टेन व्हाइट लाइट द डिस्पर्सिव प्रिज्म एंड रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म शुड बी इन सेम पोजिशन। यस, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या बोला है कि टू रिकॉम्बाइन द स्पेक्ट्रम। रिकॉम्बाइन के लिए एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके का फिगर होता है, एक्चुअली एक क्राउन और एक फ्रिंट इस तरीके से होता है। तो अगर एक वाइट लाइट, सपोज हम लोग इसको वाइट लाइट मानते हैं, वाइट लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं तो यहाँ पे 7 कलर डिस्पर्स हो जाता है, तो 7 कलर होने के बाद यहाँ पे फिर से रिकॉम्बाइन हो जाता है और यहाँ पे वाइट लाइट निकलता है। ओके, सो रिकॉम्बाइन के लिए यहाँ पे सेम पोजीशन पे होने से नहीं होगा, बोथ मस्ट बी इन डिफरेंट और अपोजिट पोजीशन। इसको हम बोलते हैं क्राउन एंड फ्लिंट, ओके, क्राउन एंड फ्लिंट। सो ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ फॉल्स एक्चुअली, सो ऑप्शन विल बी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following phenomena of light are involved in formation of rainbow। रेनबो फॉर्मेशन के लिए कौन सा फेनोमेना यहाँ पे होते हैं। जनरली रेनबो जो है इस तरीके से होता है, एक रेन ड्रॉप होता है एंड लाइट जो है, सनलाइट जो है इस तरीके से आता है, यहाँ पे डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन होने के बाद, डिस्पर्शन यानी कि यहाँ पे 7 लाइट कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में डिवाइड हो जाता है वाइट लाइट, और उसके बाद क्या होता है, ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड होता है इस तरीके से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो फर्स्ट एक है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जो है ये नहीं होगा, एंड इट मस्ट बी रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन हो सकता है, डिस्पर्शन होगा, सो रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन यहाँ पे आ गया। आउटर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इट विल बी इंटरनल रिफ्लेक्शन, टर्म को यूज़ किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होता है, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ओके, क्लियर कर देता हूँ इसको, इट विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लाइट रेज आर डेविएटेड बाय ए प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, सही क्वेश्चन है ये, क्लास 10 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रेज आर डेविएटेड बाय ए प्रिज्म। ओके, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, डेविएटेड एंगल को डी माना गया है। डेविएटेड एंगल डी इज मेजर्ड फॉर लाइट रेज फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडिंग ब्लू एंड रेड। ब्लू से लेकर रेड तक यहाँ पे डेविएशन एंगल बोला गया है। विच ग्राफ इज द करेक्ट डेविएशन एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विब जियोर, GYOR, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ
इंक्रीजेस। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज करता है, सो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। डेविएशन एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन जो है सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट डेविएट होता है? वायोलेट, यानी कि रेड की तरफ जाने से डिक्रीज करता है, सो डेविएशन एंगल डी डिक्रीजेस। यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ डेविएशन एंगल भी डिक्रीज होगा। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ग्राफ देख, आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा नहीं होगा ये देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ब्लू रेड, यानी कि ब्लू के बाद रेड आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ऐसा तो नहीं होता है, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू के बाद रेड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जनरली कम होता है, बट यहाँ पे बढ़ रहा है ऐसा, तो ऑप्शन बी और डी के बीच होगा। अभी देखिए रेड, इसका देखिए ऑप्शन बी को देखिए, रेड का फ्रीक्वेंसी कम है, वेरी गुड, यहाँ पे मैच कर रहा है। रेड का फ्रीक्वेंसी कम है मतलब क्या? इसका डेविएशन एंगल भी कम होना चाहिए, बट यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन एंगल है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रेड का फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पे बहुत कम है डेविएशन एंगल, ब्लू का ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ब्लू का डेविएशन एंगल ज़्यादा है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, इस ग्राफ को थोड़ा देखिए। ओके, अगर यहाँ पे कोई डाउट है या फिर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपका डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ ट्विंकल क्यों करता है स्टार? बिकॉज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंट लेयर का जो है अर्थ ग्राउंड से लेकर ऊपर जब हम लोग ऑल्टीट्यूड हायर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एयर प्रेजेंट जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, सो वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट, जो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत जल्दी से चेंज होने लगता है। दैट मीन्स ये एटमॉस्फेयर के चेंजिंग के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है, एज ए रिजल्ट स्टार सिम्स टू बी ट्विंकल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम लोग इजीली रब कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए, इज इट रियली ट्रू और ए मिथ दैट स्टार्स अपेयर्स हायर देन दे एक्चुअली आर? एक्चुअली क्या होता है, जो अपरेंट पोजीशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एक्चुअल पोजीशन से, थोड़ा सीम्स टू बी हायर। इफ़ यस, विच फेनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? अगर ये सही है तो ये कौन सा फेनोमेना यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑल ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम एटमोस्फेयर में जो होता है, इट इज़ ऑल ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, ओनली रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिस्पर्शन का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच फेनोमेना इज डेपिक्टेड बाय इन द डायग्राम गिवन बिलो? यहाँ पे क्या हो रहा है, सन जो है एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, बट हम लोग यहाँ पे अपरेंट पोजीशन देख रहे हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों के लिए लिख के देता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट का सनराइज पहले होता है, 2 मिनट का सनसेट बाद में होता है। एज ए होल 4 मिनट हम लोग को एडवांस एक्स्ट्रा सनलाइट मिलते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू व्हाट? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है 2 मिनट पहले, और सनसेट जो है 2 मिनट बाद होता है। दैट मीन्स हम लोग को एक्स्ट्रा 4 मिनट मिलता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, स्टार नियर द हॉराइजन ट्विंकल मोर देन दोज आर ओवरहेड। यस डेफिनेटली, ये इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आर्ट, सपोज ये आर्ट है, ओके, राउंड शेप हम लोगों ने आर्ट पकड़ लिया, और ये है आर्ट का एटमोसफियर। सपोज ये जो है आर्ट का एटमोसफियर है, और
इस डायरेक्शन में एक स्टार है डायरेक्टली ओवरहेड और इस डायरेक्शन में एक स्टार है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ओके, सो इस स्टार से जो लाइट आएगा, ये स्टार से जो लाइट आएगा, लाइट आके आप देखिए यहाँ से इतना तक टाइम मिलेगा इसको रिफ्रैक्ट करने के लिए, और इस स्टार से जो आएगा वो यहाँ से इतना तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो जो स्टार डायरेक्टली ओवरहेड है हम लोग के सिर के ऊपर, उसको टाइम बहुत कम मिलता है रिफ्रैक्शन के लिए, एज ए रिजल्ट वो कम रिफ्रैक्ट होता है। ओके, सो नियर द हॉराइजन जो है वो ज़्यादा ट्विंकल करता है। सो ऑप्शन कौन सा होगा? इट इज़ एक्चुअली ट्रू। ऑप्शन जो होगा इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। नून टाइम में सन वाइट रहता है। वाई? बिकॉज सन का जो वाइट लाइट है सिमिलर रीजन डायरेक्टली ओवरहेड रहता है, तो ओवरहेड होने के कारण यहाँ पे स्कैटरिंग बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम मिलता है स्कैटर करने के लिए। एज अ रिजल्ट हम लोग को वाइट लाइट दिखने को मिल जाता है। सो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, 16 का ए हो जाएगा। लाइट जो है सबसे कम स्कैटर होता है। ओके ओके, यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा कि ऑल कलर ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। ओके, सो नेक्स्ट वन, इमरजेंसी सिग्नल, डेंजर सिग्नल रेड, रेड कलर का जनरली होता है बिकॉज रेड कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस विदाउट बीइंग स्कैटर्ड। डेफिनेटली क्यों होता है? बिकॉज वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग लिख के लीजिए कि स्कैटरिंग, स्कैटरिंग जो है प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा, लैम्डा नहीं लिखते हैं यहाँ पे, एक्चुअली वेवलेंथ लिख देते हैं। कोई बच्चा वेवलेंथ टू द पावर 4, ये एक रेलाई क्राइटेरिया है, तो आप लोग को उतना नहीं चाहिए। आप लोग को चाहिए कि स्कैटरिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम स्कैटर होगा। तो यहाँ पे रेड का वेवलेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा है, रेड का वेवलेंथ वेरी लार्ज, तो एज ए रिजल्ट वो कम स्कैटर होता है विदाउट बीइंग स्कैटर्ड। ओके, सो इसका आंसर इट इज़ ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से बहुत सारा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों स्कैटर होता है, क्यों कम स्कैटर होता है। इट इज़ ऑल ड्यू टू दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए लास्ट पेज में हम लोग आ गए हैं और कुछ ही क्वेश्चंस है, 6-7 क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो इस चैप्टर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नेचुरल फेनोमेना एक्चुअली। सो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। सो आपको को सिर्फ ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा आप लोगों को। बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फेनोमेना के बारे में आप लोगों को पता चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। ब्लू कलर क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ब्लू कलर हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्लू कलर को स्कैटर करता है, तो एज ए रिजल्ट स्काई का कलर जो है ब्लू कलर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्ब, ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं होगा, वायलेट एंड ब्लू कलर गेट स्कैटर्ड मोर। यस, ये हो जाएगा अल्टीमेट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे एक मैचिंग दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 पे, मैच द कॉलम 1 and 2। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार जो है ट्विंकल क्यों करता है? हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो ए का हो जाएगा आर। हम लोग डिफाइंड कलर यूज़ करते हैं। रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? रेनबो फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? यहाँ पे डिस्पर्शन। रेनबो में क्या होता है? डिस्पर्शन होता है, 7 कलर्स, दिस विल बी डिस्पर्शन। उसके बाद वाइट कलर ऑफ क्लाउड, वाइट कलर किस लिए होता है? इट इज़ ऑल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, स्कैटर करता है क्या? वाइट कलर को, जो क्लाउड है वो सनलाइट को पूरा स्कैटर कर देता है। ओके, एज ए रिजल्ट हम लोग इसको वाइट लाइट देखते हैं। चलिए सभी डायरेक्शन में इसको स्कैटर करते हैं। नेक्स्ट, ग्लिटरिंग ऑफ
डायमंड, डायमंड का ग्लिटरिंग चमकना, क्यों? इट इज़ ऑल ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड के अंदर जब एक लाइट घुसता है तो ये बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद निकलता है सभी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके। तो एज अ रिजल्ट हम लोग को लगता है कि डायमंड ग्लिटर, शाइनिंग। ओके, तो चलिए यहाँ पे ARBP, सो ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअली सी मिल रहा है, मैच हो रहा है इसके साथ। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑरेंज रेडिश appearance of sun due to sunrise and sunset is all because of what? Very simple है, scattering of light। क्या होता है, रेडिश कलर क्यों दिखाई देता है? ये बहुत सारा स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। इसका आंसर बहुत स्टूडेंट ऐसे देते हैं कि रेड का जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका रीज़न बोलते हैं कि सनराइज़ और सनसेट के समय रेड कलर दिखाई देता है। एक्चुअली ये रीज़न इनकम्प्लीट है। एक्चुअली क्या होता है, अभी हम लोग को पता है कि स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जिसका ज़्यादा है वो कम स्कैटर होगा, राइट? तो जिसका ज़्यादा है वो कम स्कैटर होगा। तो रेड कलर का क्या होता है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। तो एज अ रिजल्ट रेड कलर कम स्कैटर होता है। तो तब क्या होता है, सनराइज़ और सनसेट के समय क्या होता है, सनलाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ता है अर्थ एटमॉस्फेयर में। अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। और स्कैटरिंग कौन सा कलर होता है, एक्सेप्ट रेड, सभी कलर स्कैटर हो जाता है। तो सिर्फ रहता कौन सा है, रेड कलर रहता है। तो एज ए रिजल्ट रेड कलर रहने के कारण हम लोग रेड दिखते हैं सनराइज और सनसेट के समय। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन, इट इज ऑल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, क्या हो जाएगा, सेम रीजन। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलती करेगा कि इस पे रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर ये दे देगा, यानी कि स्काई जो ब्लू कलर है तो स्काई के रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है। एक्चुअली नहीं होता है ऐसा, ठीक है। डीप सी मतलब बहुत नीचे, एक्चुअली ब्लू कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि मेनली ब्लू कलर को स्कैटर करता है। एज अ रिजल्ट डीप सी में जब हम लोग जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, इट इज़ ऑल ब्लू कलर। ओके, 21। नेक्स्ट मूव ऑन टू द 22 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर, द कलर ऑफ हेडलाइट सुइटेबल फॉर व्हीकल इन फॉगी वेदर। फॉग जब गिरते हैं तब कौन सा कलर सुइटेबल है कार हेडलाइट के लिए? इसका आंसर बहुत सारा स्टूडेंट रेड लाइट दे देंगे, विच इज़ रॉन्ग। रेड लाइट जो है जनरली डेंजर सिग्नल, एम्बुलेंस, ऐसा के लिए रेड लाइट यूज़ होते हैं। तो व्हीकल को अगर रेड लाइट दे देंगे तो सब लोग को लगेगा कि यह बहुत या फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि डेंजर आ रहा है या फिर एम्बुलेंस आ रहा है या फिर पुलिस आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके, या फिर फायर सर्विस का वो लोग आ रहे हैं। तो इसके कारण हम लोग नेक्स्ट कलर को यूज़ करते हैं, यानी कि ऑरेंज येलो, दैट मीन्स येलो विल बी द आंसर, ताकि इसको सेपरेट एक कलर दिया जाए। सो आंसर क्या होगा, येलो। याद रखिएगा, फॉग के लिए, फॉगी वेदर में हम लोग येलो कलर हेडलाइट यूज़ करते हैं कार पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट द साइज ऑफ द स्कैटरर मस्ट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग जब होगा, स्कैटरिंग पार्टिकल जो होगा वो ऑलवेज स्मॉल रहना चाहिए। यहाँ पे लाइट आ गया तो यहाँ पे लाइट आने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ओके, सभी डायरेक्शन में। ये पॉसिबल तब है जब स्कैटरर पार्टिकल जो है स्मॉलर होगा देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि साइज ऑफ द स्कैटरर, जो स्कैटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा। एक्चुअली ये नहीं है, एक्चुअली जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर और स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल देन द पार्टिकल। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के लिखा है एक्चुअली, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। टिंडल इफेक्ट, साइज ऑफ द स्कैटरर मस्ट बी स्मॉलर, एक्चुअली नहीं, इट मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए। ओके,
अगर ये स्मॉलर रहता है तो यहाँ से पास होके चला जाएगा। वेवलेंथ स्मॉल होना चाहिए ताकि यहाँ से वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर हो जाए। ओके, इट इज़ फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। 23 नंबर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट एंड वन एंड ओनली लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये जो पूरा MCQ पार्ट है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दे के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। सो आई होप ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द स्काई अपीयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में आया है। बहुत सारा स्टूडेंट ने इसको गलती किया है, बहुत सारा स्टूडेंट ने। आंसर वेरी सिंपल होगा। स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। जब हम लोग फ्लाइट में या फिर रहते हैं तो बहुत ऊपर जब फ्लाइट चला जाता है तो हम लोग को स्काई जो है ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डार्क दिखने लगता है। इसका रीज़न क्या होगा? बहुत सारा स्टूडेंट ने 2020 में इस ऑप्शन को टिक किया था, देयर इज़ नो एटमोसफियर एट ग्रेटर हाइट। एक्चुअली फ्लाइट जो है स्ट्रेटोस्फेयर का अपर लेयर में ट्रेवल करते हैं। सो यहाँ पे एटमॉस्फेयर डेफिनेटली रहेगा बिकॉज ये अर्थ में है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। इट इज़ ऑल ड्यू टू, क्योंकि यस डेफिनेटली यहाँ पे कम होता है एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स बहुत कम होता है, एज ए रिजल्ट स्कैटरिंग भी कम होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट एनफ। ओके, स्कैटरिंग ऊपर बहुत कम होता है। यस, इसका आंसर डार्क हो जाएगा अगर आप लोग स्पेस में चला, आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तब हम लोग को टोटली डार्क दिखाई देगा बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। या फिर मून में चले जाइए, मून में क्या हो जाएगा? इट सीम्स टू बी डार्क। वाई डार्क? क्योंकि देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर। ओके, सो आई होप ये जो पार्ट है आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने को मिल गया। एंड थैंक you very much and all the very best for your upcoming exam. Thank you.